हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये आप लोगों की BEGC 132 जो वीडियो सीरीज है उसका पार्ट 2 है। हम लोग टॉपिक 1 और टॉपिक 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टॉपिक 3 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग सेक्शन जो है ना, जो सेकंड वाला होता है, आरटीसीज को छोड़कर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आरटीसीज देखो, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही। अभी के लिए हम मेन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3 से। देखो, थर्ड टॉपिक है आपका चंद्रबाती रामायणा एंड द कंसेप्ट ऑफ द साइलेंस्ड टेक्स्ट। हमेशा इसमें से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क कि देखो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है इसका चंद्रबाती रामायणा का, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला, वाई चंद्रबाती रामायणा रेफर टू एज अ साइलेंस्ड टेक्स्ट। बहुत बारी क्वेश्चन आता है, हमेशा देखो यही आता है साइलेंट टेक्स्ट वाला। अगर हम पेपर भी देखें एक पिछला, देखो पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हाई इज चंद्रबाती रामायणा रेफर टू एज अ साइलेंस्ड टेक्स्ट। यही क्वेश्चन जो है कॉमनली आता है, तो यही क्वेश्चन जो है आपको करना जरूरी है। लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे जरूर और देखेंगे कि क्या आंसर लिखना होता है। ओके, देखो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि चंद्रबाती के बारे में क्या है, ये चीज क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा तो आपको नहीं समझ आएगा। देखो, चंद्रबाती जो है 16th सेंचुरी की बंगाली पोइट थी एक। ओके, उन्हें जनरली इंडिया की पहली महिला पोइट भी माना जाता है जिन्होंने रामायणा का वर्जन लिखा था। पहली फीमेल पोइट बंगाली जो थी, और उन्होंने रामायणा का वर्जन लिखा था। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्रेडिशनल रामायणा में फोकस राम पर था, ऑलराइट। लेकिन चंद्रबाती ने रामायणा को एक वुमेन की नजर से देखा और इसी वजह से उनका रामायण बाकी वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट था। यानी कि आप देखो, रामायण जो लिखी हुई है ना, वो मेल पर्सपेक्टिव से, यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी इन सब पे बेस्ड है, राम जी के फादर। लेकिन चंद्रबाती ने जो है वो फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी, फीमेल कैरेक्टर्स को ज्यादा देखा उसमें, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें कि सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है इसकी, अगर हम देखें तो अक्सर रामायण में राम को हीरो माना गया है ना, लेकिन चंद्रबाती ने फोकस राम से हटाकर सीता पर कर दिया सारा। ऑलराइट, उन्होंने सोचा रामायण की कहानी सिर्फ राम की कहानी क्यों है, सीता ने जो सफर किया उसकी कहानी भी तो इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उनका रामायण एक फीमेल सेंटर्ड रामायण बन जाता है। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उन्होंने जो है सीता पर ज्यादा फोकस करा था रादर देन राम जी पर, ठीक है। अगर आपको मेरे कोई भी वर्डिंग्स थोड़े ऑफेंडिंग लग रहे हो तो उसके लिए सॉरी, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हम किसी वैसे भगवान जी को अभी रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम समझने के लिए समझ रहे हैं। अब देखो, इसमें आता है द कंसेप्ट ऑफ अ साइलेंस्ड टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको समझना। देखो, एग्जाम में यही आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइलेंस्ड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू चंद्रवाती। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन याद रखो, साइलेंस्ड टेक्स्ट वो होता है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन जिसे सोसाइटी, क्रिटिक्स जो क्रिटिक करते हैं सारी लिटरेचर को, या लिटरेरी हिस्ट्री ने उसे इग्नोर कर दिया हो। मतलब टेक्स्ट लिखा गया था, वो सब लिखा गया कहीं पर, लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसकी डिस्कशन ही नहीं हुई कभी, उसको कभी भी लिटरली लिटरेचर के रूप में देखा ही नहीं गया, उसका पार्ट ही नहीं माना गया। इसी को हम लोग जो है साइलेंस्ड टेक्स्ट कहते हैं। ऑलराइट, बात समझ आई। अब अगर हम देखें चंद्रवाती रामायण को साइलेंस टेक्स्ट क्यों कहते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पैराग्राफ में हमें आंसर दे रखा है। देखो, इसके 3 रीजन है, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है कि चंद्रवाती ने साइलेंस टेक्स्ट क्यों कहा था रामायण को। सबसे पहले वो एक वुमेन राइटर थी, उस टाइम पे लिटरेरी वर्ल्ड मेल डोमिनेटेड था, इसलिए वुमेन राइटर को सीरियसली नहीं लिया जाता था, फर्स्ट। दूसरा, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। ट्रेडिशनल रामायण जो है राम को हीरो दिखाती है, लेकिन चंद्रबाती ने सीता पर फोकस करा, तो ये एक अलग नरेटिव हो गया। साथ ही साथ तीसरा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, सोसाइटी सारी मेल सेंटर्ड थी, मेल उस पर बेस्ड थी, वुमेन एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसी वजह से चंद्रबाती का वर्क जो है बहुत सालों तक इग्नोर रहा। अब और इसी वजह से इन्हें साइलेंस्ड टेक्स्ट कहा गया, क्योंकि चंद्रबाती का जो टेक्स्ट उसने लिखा था उसको कभी भी उतनी इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं, इसलिए उसे साइलेंस्ड टेक्स्ट कहा गया। और इसके 3 रीजन रहे, वुमेन राइटर थी वो, उन्होंने पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया था, राम से हटा के सीता पर कर दिया था, और पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पर, ठीक है। अगर अब हम ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देखें चंद्रवाती का रामायण पर, तो देखो, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब है कहानी को नए एंगल से देखना, ठीक है। अगर हम पुराने टाइम की अभी भी देखें, अगर हम रामायण, तो राम जी को बहुत बड़ा हीरो माना गया,
लेकिन चंद्रभाती के अकॉर्डिंग, चंद्रभाती ने जो रामायण लिखी उसके अकॉर्डिंग सीता जी जो है वो मेन फिगर है, वो मेन कैरेक्टर है, और यही था सबसे बड़ा डिफरेंस। ठीक है, अब सीता जी को उन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर क्यों दिखाया? चंद्रभाती के लिए रियल हीरो जो है सीता जी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सीता जी का पेन, उनकी लोनलीनेस, उन्होंने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस करे और उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ पर फोकस करा उन्होंने। ठीक है, नॉर्मली हम राम जी की विक्ट्रीज देखते हैं, लेकिन चंद्रबाती जो है हमें सीता जी की सफरिंग दिखाती हैं, और वो सबसे पूछती हैं कि क्या किसी ने सीता के दर्द के बारे में कभी सोचा? ये होता है एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि सीता जी ने भी तो उतना ही सफर करा। वो अपने पति से दूर रही, उनको किडनैप कर लिया गया, उन्हें इमोशनली टॉर्मेंट करा गया था। तो इस चीज को दिखाने के लिए चंद्रबाती ने सीता जी वाले फीमेल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अब इसी में आती है उर्मिला की स्टोरी। इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। उर्मिला जी जो थी ना वो लक्ष्मण की वाइफ थी आई गेस, ऑलराइट, जहां तक मुझे याद है। देखो ट्रेडिशनल रामायण में उर्मिला को ऑलमोस्ट बिल्कुल ही इग्नोर किया गया था। उर्मिला है लक्ष्मण की वाइफ थी। लक्ष्मण 14 साल जो है फॉरेस्ट में वनवास में रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उर्मिला ने वो कैसे बिताए थे वो 14 साल। तो चंद्रवाती ने उर्मिला के पेन को हाईलाइट किया और उसकी सफरिंग को इंपॉर्टेंस दी। इसलिए जो है चंद्रवाती मार्जिनलाइज वुमेन को वॉइस देती है। जो भी विमेन सोसाइटी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती उनकी आवाज को ज्यादा उठाती है चंद्रवाती। ठीक है, अ मोर ह्यूमन राम, ये भी बहुत बार आता है ट्रेडिशनल रामायण में। देखो राम परफेक्ट हीरो दिखाए गए हैं, बिल्कुल सबसे लड़ लिए सब कुछ। ठीक है, उनमें कोई भी गलत चीज फ्लॉ नहीं दिखाया गया, लेकिन चंद्रबाती राम को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाती है। मतलब कि जो इंसान है वो गलतियां करता है और उनके डिसीजन के जो गलतियों के कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो सबको भुगतने पड़ते हैं। तो पर्टिकुलरली सीता को जो सफर करना पड़ा उसके कंटेक्स्ट में राम के डिसीजन को क्वेश्चन करा गया था कि वो उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ के ही क्यों गए थे। ये सब चीजें जो है क्वेश्चन करेगी और दिखाएगा कि इंसान से गलतियां होती हैं, कोई नहीं। ऑलराइट, अगर हम नरेटर देखें चंद्रबाती के रामायण में, तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। बुक 1 जो है उसमें कैरेक्टर्स के चाइल्डहुड और मैरिज स्टोरीज पर फोकस करा गया है। ठीक है, यहाँ एपिक की इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड होती है। बुक 1 में बेसिकली बचपन दिखाया गया। बुक 2 में जो है फोकस शिफ्ट हो जाता है सीता जी की किडनैपिंग और सफरिंग पर। इसमें रीडर्स सीता जी के इमोशन को ज्यादा डीपली फील करते हैं। फिर बुक 3 जो है उसमें कंप्लीटली सीता सेंटर्ड हो जाता है, पर्टिकुलरली लंका में उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे, इमोशनल स्ट्रगल कैसा रहा, वो सब। ठीक है, यहाँ पे नरेटर इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखोगे। देखो डिफरेंट वॉइसेस का यूज रीडर को मल्टीपल पर्सपेक्टिव देने के लिए किया गया है। हम सिर्फ हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, हम वुमेन का एक्सपीरियंस भी समझते हैं। इसी वजह से रीडिंग ज्यादा इंक्लूसिव बन जाती है। ऑलराइट, अब देखो हीरोइक कोड क्या होता है अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू चंद्रवाती। तो ट्रेडिशनली हीरो का मतलब क्या होता था? हीरो कोई कैसे है? बहुत ब्रेव है, वॉर में चला गया, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, जीत कर आया। तो मतलब जो बैटल फील्ड में लड़ने, जंग लड़ने गया, वो जीत जाए, वो हीरो है ना। तो चंद्रवाती जो है उसने हीरो का एक नई डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग हीरो जो है सिर्फ वॉरियर नहीं होता था। हीरो वो भी हो सकता है जो पेन को टॉलरेट कर रहा है, सबके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, बलिदान दे रहा है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, और एक बहुत ही स्ट्रांग ह्यूमन है वो। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज जो है चंद्रवाती ने हमें सीता जी में दिखाई थी। इसलिए चंद्रवाती का वर्जन में सीता जी के एंड्योरेंस और पेशेंस को रियल हीरो माना गया। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है चंद्रवाती के रामायण का? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कंक्लूजन के तौर पे। एक तो ये फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन है, रामायण को फीमेल पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला सबको। वुमेन की वॉइस को इंपॉर्टेंस दी गई है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल जो मेल सेंटर्ड हर जगह सिर्फ मेल को इंपॉर्टेंस दी जाती थी उसको क्वेश्चन करा गया। साथ ही साथ लिटरेरी हिस्ट्री में हमें याद दिलाता है कि वुमेन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, देखो काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे दिए हैं। हीरोइक कोड हमने समझ लिया, ठीक है, और नरेटर्स कौन से समझ लिया, साइलेंस टेक्स्ट समझ लिया, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस आंसर में। तो तुम लोग ये पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हो ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक 4 पर, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अब देखो इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम पेपर में भी देखें तो देखो ये रहा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, है ना। तो यही वाले क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे जाते हैं। अभी टॉपिक पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर कंसेप्ट को समझ जाओगे तो एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक सिंपल क्वेश्चन, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे कमेंट करके बताना जरा, किसी को पता है कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं?
नहीं पता होगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम काउंट करने बैठे, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, हर एक स्टेट की अपनी है, और उसमें भी और सारी हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं। अब सोचो, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज, कौन सा लिटरेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंग्लैंड में इंग्लिश, फ्रांस में फ्रेंच, है ना। लेकिन इंडिया में एक ही लैंग्वेज का लिटरेचर कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लिटरेरी ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज है जिनके अपना लिटरेचर है ना। तो इसी वजह से जो है इंडियन लिटरेचर सबसे ज्यादा यूनिक माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स भी है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, पर लेकिन ये यूनाइटेड भी है, सब मिलजुल के भी रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। वेरी इजी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो सबको पता ही होगा, पढ़ते आए हैं बचपन से हम, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या आ जाते हैं, देखो सबसे पहले आता है सुजीत मुखर्जी का आर्ग्यूमेंट फॉर न्यू मेथोडोलॉजी। बहुत बार पूछा जाता है ये। सुजीत मुखर्जी एक लिटरेरी क्रिटिक थे, मतलब लिटरेचर को क्रिटिक करते थे, पढ़ते थे और फिर बताते थे कि उनको इसमें क्या गलतियां लग रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री को ना इंग्लिश या फ्रेंच लिटरेचर की तरह नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सिंगल लैंग्वेज नेशन नहीं है, इंडिया मल्टीलिंगुअल है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है। तो हम पूरा जो हमारी हिस्ट्री है उसको किसी एक लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ऑलराइट। अब अगर हम देखें इंग्लिश, फ्रेंच और इंडियन लिटरेचर में डिफरेंस, तो इंग्लैंड में एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। फ्रांस में एक है फ्रेंच। अमेरिका में मोस्टली सारे इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग अलग अलग लिटरेरी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, सबकी हिस्ट्रीज अलग है, सबके हिस्ट्री के स्ट्रगल अलग है और सबके कल्चर अलग है। इसी वजह से वेस्टर्न मेथोडोलॉजी जो वेस्टर्न लोग फॉलो करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, हम वो लोग इंडिया में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए हमें न्यू मेथोडोलॉजी की जरूरत है। ऑलराइट। सुजीत मुखर्जी कहते हैं अगर हम सिर्फ एक लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो इंडियन लिटरेचर को कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कंपैरेटिव अप्रोच यूज करनी चाहिए। अब कंपैरेटिव अप्रोच क्या होती है, ये देखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब पेपर में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमें इंटरकल्चरल अप्रोच रखनी है, मल्टीलिंगुअल कंपैरेटिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। मतलब हिंदी लिटरेचर को बंगाली से कंपेयर करो, तमिल लिटरेचर को मराठी से कनेक्ट करो, भक्ति मूवमेंट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखो, तभी जो है इंडियन लिटरेचर की कंप्लीट पिक्चर हमें मिल पाएगी। ये कहना था सुजीत मुखर्जी का। ऑलराइट। अब अगर हम देखें यूनिटी ऑफ हेरिटेज क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, यूनिटी ऑफ हेरिटेज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बाद भी इंडिया की लिटरेरी हेरिटेज में एक कॉमन कनेक्शन है। क्या? सबसे पहले आ जाता है शेयर्ड एपिक्स एंड नैरेटिव्स। सबसे बड़ा एग्जांपल रामायण। रामायण हिंदी में भी है, तमिल में भी है, बंगाली में भी है, मराठी में भी है और कई और लैंग्वेजेस में भी है। इसमें सब में वर्जन डिफरेंट हो सकते हैं, सबके अपने अपनी चीजें लिखी हो सकती है, लेकिन कॉमन स्टोरी जो है वो सेम रहती है। इसी वजह से हमारी कल्चर यूनिटी है। हम लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन हमारी हिस्ट्री सेम है ना। ऐसे ही अगर हम महाभारत देखें तो महाभारत भी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फेमस है। डिफरेंट रीजन ने अपने अपने वर्जन बना रखे हैं, लेकिन जो बेसिक उसमें है वो सब सेम है। तो इसलिए यूनिटी का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब अगर हम कॉमन फिलोसफिकल आइडियाज देखें जो सारे सब फॉलो करते हैं, इंडिया लिटरेचर में कुछ कंसेप्ट है, जैसे कर्म का, जो करोगे वो वापस मिलेगा, धर्म का, ड्यूटी का, मोक्ष, डिवोशन, ये सारे जो है भक्ति का कंसेप्ट, ये सारे सेम है। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हो सकते हैं लेकिन इन सबका मतलब सेम है ना। तो यही है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जैसे कि भक्ति मूवमेंट हम देखें, हमने ऊपर भी देखा था, भक्ति मूवमेंट भी यूनिटी ऑफ हेरिटेज का एग्जाम्पल है। तमिलनाडु में भक्ति पोइट्री है, हिंदी लिटरेचर में भी है, गुजराती, मराठी, बंगाली लिटरेचर में भी है। अब देखो, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है लेकिन सबका मैसेज सेम है, भगवान की तरफ दिल से जो है डिवोशन रखो। इसी वजह से भक्ति ट्रेडिशन इंडिया का बहुत मेन कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। ऑलराइट। अब अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर देखें इंडिया में, तो यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। क्या डाइवर्सिटी है? हर रीजन का लिटरेचर अपना यूनिक है। ऑलराइट। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं तमिल संगम लिटरेचर। तमिल संगम लिटरेचर बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है। इसमें बेसिकली जो है ह्यूमन इमोशंस की बात होती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बात होती है और सेक्युलर नेशन की बात करी हुई है, ठीक है। तो ये रिलीजियस लिटरेचर से काफी डिफरेंट है, इसमें इमोशंस की बात है। अब अगर हम संस्कृत लिटरेचर देखें तो ये माइथोलॉजी के लिए फेमस है, फिलोसफिकल बातें, बहुत पुराना स्टाइल और बहुत लिटरेरी टेक्निक्स, बहुत सोफेस्टिकेटेड है इसकी, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी अलग है। वहीं उर्दू लिटरेचर की बात करें तो इसमें देखो गजल है, नज्म है,
ये सब बहुत ज्यादा है, ठीक है। लव, प्यार पे बहुत ज्यादा उर्दू लिटरेचर लिखा गया है। वहीं अगर हम ट्राइबल एंड ओरल ट्रेडिशंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज की ओरल ट्रेडिशन भी इंडियन लिटरेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लिटरेचर बेसिकली जो है स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, लेजेंड्स, इन सब पर बेस्ड है। ओके, तो ये भी मेन स्ट्रीम लिटरेचर से काफी डिफरेंट है। अब अगर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देखें एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस, तो ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। तो एक बात याद रखो, यूनिटी और डाइवर्सिटी अपोजिट नहीं है कि हम लोग साथ भी हैं लेकिन हमें अलग अलग चीजें भी हैं। ये दोनों ऑपोजिट, अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैसे? रामायण पूरे इंडिया में मिलती है ना, हर हर स्टेट में, हर जगह। तो ये हो गई हमारी यूनिटी, हम सब सब है तो सेम ही, लेकिन हर रीजन उसको अपने स्टाइल में लिखता है, अपनी लैंग्वेज में लिखता है, अपनी भाषा में लिखता है। तो ये हो गई डाइवर्सिटी। तो थीम सेम रहेगा लेकिन उसको लिखने के फॉर्म्स अलग है। तो ये हो गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सिंपल। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि व्हाई इज इंडियन लिटरेचर यूनिक। इंडियन लिटरेचर यूनिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन है, लेकिन फिर भी हमारी मेमोरी सेम है, हमारी पुरानी किताबें सेम है, हमारे पुराने फोक स्टोरीज जो चलती आ रही है, वैल्यूज जो चलती आ रही है, वो सेम है, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि यूनिटी ऑफ हेरिटेज वर्सेस डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर। जो अभी मैंने बताया, हमारी यूनिटी कहाँ पर है, हमारी कल्चर की रूट सेम है, हमारे एपिक्स, पुरानी महाभारत, रामायण, ये सब सेम है, भक्ति ट्रेडिशन हर हमें हर रीजन में मिलेगा। डाइवर्सिटी कहाँ आती है? लैंग्वेज डिफरेंट है, लिटरेचर को लिखने का हमारा तरीका डिफरेंस हो सकता है, हमारे रीजनल कल्चर अलग हो सकते हैं अलग अलग रीजन के, लेकिन हमारा पुराने टाइम से जो कल्चर चलता आ रहा है वो सेम ही है, ठीक है। अब देखो सुजीत मुखर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है तो तुम याद रखोगे। देखो ऊपर भी दे रखा है कि सुजीत मुखर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, रैशनल बिहाइंड सुजीत मुखर्जीज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सुजीत मुखर्जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इंडियन लिटरेचर को एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा था, और उन्होंने कहा था कि इंडियन लिटरेचर को समझने के लिए कंपैरेटिव, मल्टीलिंगुअल और इंक्लूसिव अप्रोच जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ वेस्टर्न मेथड से इंडियन लिटरेरी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑलराइट, समझ आ रही है चीजें? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें क्या है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट अब हम पार्ट 3 में डिस्कस कर लेंगे। मैं आज ही डाल दूंगी पार्ट 3 भी। अभी के लिए आप ये दोनों टॉपिक्स कवर करो। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए है, ये पूरे पीडीएफ में बता देती हूँ। देखो टॉपिक 5 है, इसके बाद एक टॉपिक 6 भी है, एक टॉपिक 7 भी है और एक टॉपिक 8 भी है। तो हो सकता है 2 पार्ट भी आए। ऑलराइट, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, इनमें जो जो क्वेश्चंस है ना वो पेपर में आएंगे, ठीक है। ये सारा जो सेकंड पार्ट आता है ना क्वेश्चन का, ये सारा होगा। तो तुम ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, फ्री नहीं है ये। तुम लोग नीचे दिए गए इंस्टाग्राम जो मैंने दे रखा है लिंक, वहां पे जाके मुझे टेक्स्ट करो और तुम लोग ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इससे पढ़ सकते हो, तुम्हें चीजें समझ भी आएंगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज करी और तुम लोग समझ जाओगे तो आंसर अपने आप लिखाओगे, क्योंकि इसमें तुम रट्टा नहीं मार सकते, तुम्हें समझनी पड़ेंगी चीजें और फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।